हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे सीबीएसई क्लास 12th इंग्लिश की जो फ्लेमिंगो बुक है उसका आपका चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसको लिखा है अनीश जंग ने। और इस वाले चैप्टर से पहले हमने द लास्ट लेसन को समझ लिया है, जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो लॉस्ट स्प्रिंग वाली जो स्टोरी है, इसमें बेसिकली आपके दो पार्ट्स है जिनको समझाया गया है। तो क्या है कंप्लीट स्टोरी, समझते हैं आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, जो लॉस्ट स्प्रिंग वाली हमारी स्टोरी है, इसमें ये बात बताई गई है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो गरीबी के कारण अपना बचपन सही से नहीं जी पाते हैं, यानी गरीबी की वजह से उनका बचपन पूरी तरीके से खराब हो जाता है। उनको किसी बोझ के तले दबा दिया जाता है और उनकी पढ़ाई लिखाई सब चीज बीच में ही छूट जाती है। तो यही चीज बताई है लॉस्ट स्प्रिंग में। तो देखो, अब चैप्टर को हम समझ लेते हैं। ये पीडीएफ का आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ में हमारे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट करके आप पीडीएफ का लिंक ले सकते हैं। तो देखो, लॉस्ट स्प्रिंग एनालाइजेस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम पुअर चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग हमारे समाज की उस भयानक गरीबी और पुराने रीति रिवाजों पर बहुत ही गहरा वार करता है, जिसकी वजह से बच्चों का शोषण किया जाता है या बच्चों को शोषण की भट्टी में झोंक दिया जाता है। ठीक है, यानी लॉस्ट स्प्रिंग में ये वाली बात बताई गई है कि गरीबी की वजह से बच्चे का शोषण कैसे होता है। द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट द लॉस्ट चाइल्डहुड। देखो, मैंने भी बताया ना आपको कि इसमें लॉस्ट चाइल्डहुड की बात करी गई है। तो जहां पर भी लॉस्ट स्प्रिंग है ना, तो इसका मतलब समझ जाना कि लॉस्ट चाइल्डहुड की बात करी गई है। ठीक, लॉस्ट चाइल्डहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पुअर किड्स इन इंडिया। यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग एक मेटाफोर है। जैसे स्प्रिंग यानी कि जो बसंत ऋतु होती है ना, वो सबसे बेस्ट मौसम माना जाता है। और वैसे ही बचपन जो होता है, चाइल्डहुड जो है, वो जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम होता है खेलने कूदने और मौज मस्ती करने का। ठीक है, लेकिन गरीबी की वजह से ये मौज मस्ती का टाइम बच्चों से छिन गया है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई है। स्प्रिंग इज द सीजन ऑफ ब्लूम जस्ट लाइक चाइल्डहुड। देखो, आगे एक्सप्लेन भी कर रखा है। स्प्रिंग जो सीजन है वो ब्लूम का है, और उसी तरीके से चाइल्डहुड है वो एक ऐसी एज है ग्रोथ की और जॉय की। द ऑथर डिवाइड्स द चैप्टर इनटू टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स। यानी कि जो लॉस्ट स्प्रिंग है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला वाला जो पार्ट है उसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जिसमें जो सीमापुरी के रैग पिकर्स है यानी कि कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, उनके माध्यम से बताया गया है वहां के लोगों की जिंदगी को। और जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, और जिसमें बताया गया है बेंगल मेकर्स जो होते हैं फिरोजाबाद की, उनकी लाइफ के बारे में। और पहली वाली जो स्टोरी है उसमें हम समझेंगे साहिब आलम की जिंदगी से कि सीमापुरी के लोग किस तरीके से रहते हैं। साथ ही साथ में मुकेश की जिंदगी से हम फिरोजाबाद वाले लोगों के साथ में या बच्चों के साथ में किस तरीके से अत्याचार किया जाता है उसको समझेंगे। ठीक है, और देखो, जो पीडीएफ है इसकी एक खासियत ये है कि इसमें पहले ऊपर इंग्लिश में समझा रखा है कंप्लीट स्टोरी को, फिर नीचे इंग्लिश एक्सप्लेनेशन यानी कि हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे आप आसानी से रीड करके इसको समझ सकते हो। तो पहले एक बार मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद अगर आप इसको घर पे अकेले भी रीड करोगे ना, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि स्टोरी में क्या बात बता रखी है। अब आ जाओ, कैसे करना है इसको, स्टोरी को समझना कैसे है। सबसे पहले कुछ मेन कैरेक्टर्स है उनको समझ लो। देखो, सबसे पहले साहिब आलम, ये कौन है? एक यंग रैग पिकर है। कहाँ का? सीमापुरी का। वो ओरिजिनली माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, यानी कि ये अपनी फैमिली के साथ बांग्लादेश में रहता था। और उसके नाम का वैसे मतलब देखा जाए तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है साहिब आलम, यानी कि पूरी दुनिया का मालिक। लेकिन वो बेचारा नंगे पैर घूमता है गार्बेज बीनता हुआ, यानी कि कचरे के ढेर को, कचरे में से कुछ ना कुछ पार्ट्स इकट्ठे करके घूमता रहता है। ठीक, नेक्स्ट जो स्टोरी है जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जिसमें फिरोजाबाद के जो बेंगल मेकर्स है उनके बारे में बताया गया है। मुकेश नाम का एक छोटा सा बच्चा है, डिटरमाइंड बॉय है फिरोजाबाद से, हुज फैमिली वर्क्स इन द सफोकेटिंग बेंगल ग्लास फर्नेसेस। यहाँ पर सभी लोग चूड़ी बनाने का काम करते हैं। अनलाइक अदर्स ही डेयर्स टू ड्रीम एंड वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। लेकिन मुकेश भाई जो है वो दूसरे लोगों की तरह बेंगल मेकिंग का काम करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं अपने गोल को अचीव करना, और उनका गोल है कि वो मोटर मैकेनिक बनेंगे बड़े होकर। ठीक है, तो मोटर मैकेनिक ही बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये दो कैरेक्टर आपको समझ में आ गए होंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में तो हमारी ऑथर है एनिस जंग।
ठीक है? इन्होंने तो बताया है कि चिल्ड्रन के ऊपर किस तरीके के अत्याचार किए जाते हैं। नैरेटर एंड ऑथर हू ऑब्जर्व्स द दीज़ चिल्ड्रन ओवर मंथ्स, वो इन बच्चों को देखती है, इंटरैक्टिंग विद देम एंड एक्सपोजिंग द सिस्टमैटिक पॉलिटिकल सोशल करप्शन दैट ट्रैप्स देम, यानी कि ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद में ये वाली स्टोरी लिखी गई है और ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, यानी कि जो 2 बच्चों के बारे में कहानी बताई गई है बिल्कुल रियल है और ये इन सारी चीज़ों को बताती है अपनी स्टोरीज़ में, ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ से हमारा जो पहला पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है साहिब आलम का, जिसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, ठीक है? ये आपका चैप्टर है, तो देखो इसमें क्या हम पढ़ेंगे साहिब आलम के बारे में, जो रैक पिकर है सीमापुरी के, यानी कि जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं। अब यहाँ से आपकी सारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है, ध्यान से सुनना। एवरी मॉर्निंग ऑथर एनकाउंटर साहिब एंड हिज बेयरफुट फ्रेंड्स स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डंप्स ऑफ अ नेबरहुड, यानी कि ऑथर जो है अनीस जंग वो हर सुबह साहिब और उसके दोस्तों को जो कि नंगे पैर घूमते हैं, उनको पड़ोस के जो कचरे के ढेर है उसमें गोल्ड या कोई कीमती चीज जैसे पैसे वगैरह ढूंढते हुए देखती है। ये लोगों का काम क्या होता है जो सीमापुरी के आसपास रह रहे होते हैं, तो नैरेटर ये बात बताती है कि ये लोग आसपास के एरिया में जो गार्बेज वगैरह होते हैं वहां से कुछ कुछ सामान इकट्ठा करते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। साहिब की जो फैमिली है, साहिब फैमिली लेफ्ट ढाका इन 1971। यहाँ से साहिब की फैमिली बैकग्राउंड को ऑथर बता रही है कि साहिब की जो फैमिली है वो ढाका बांग्लादेश में रहती थी, लेकिन 1971 में वो दिल्ली आ गए। क्यों आ गए? बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर हाउसेज एंड फील्ड्स, यानी कि वहां तूफानों ने उनके घर और खेत बर्बाद कर दिए थे बांग्लादेश में, इसलिए वो लोग दिल्ली आ गए थे, ठीक है? वन डे द ऑथर आस्क हिम हिज फुल नेम, एक दिन जब ऑथर बहुत दिनों से उनको देख रही थी, उनके दोस्तों को देख रही थी, तो साहिब से पूछ लेते कि तुम्हारा नाम क्या है? ही रिप्लाइज साहिब आलम। अब वो रिप्लाई करता है कि मेरा नाम है साहिब आलम, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अब साहिब आलम का मतलब होता है दुनिया का मालिक, ठीक है, कि जो दुनिया को चला रहा है, ठीक। ही डज नॉट नो इट्स मीनिंग, अब वो बेचारा बच्चा है, उसको अपने नाम का मतलब पता ही नहीं है कि मेरे नाम का मतलब ये है, और अगर पता भी हो, इफ ही डिड he would find it hard to believe because he is completely destitute and barefoot। यहाँ पर ऑथर ये बात बताना चाह रही है कि पहली बात तो उसे अपने नाम का मतलब पता ही नहीं है, और अगर उसको पता भी चल जाए ना कि उसके नाम का मतलब होता है दुनिया का मालिक, तो वो विश्वास ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो बेचारा नंगे पांव घूम रहा है, कूड़े में कुछ ना कुछ सामान ढूंढ रहा है और उसकी वजह से बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहा है, और अगर उससे बोल दोगे कि तुम दुनिया के मालिक हो, तो वो भरोसा ही नहीं कर पाएगा इस वाली बात पर। अब समझो आगे फिर क्या होता है। द एक्सक्यूज फॉर बेयरफुट एंड मीनिंग ऑफ गार्बेज। एक बार की बात है, व्हेन द ऑथर आस्क द चिल्ड्रन व्हाई दे डू नॉट वियर चप्पल्स। एक बार ऑथर उनसे ये पूछ लेती है कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, सभी लोग नंगे पैर क्यों घूमते हो। वन बॉय रिप्लाइज दैट हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। अब जो एक लड़का होता है वो बोलता है कि उसकी मम्मी ने ना शेल्फ से उसको नहीं दिए चप्पल उतार कर, और चप्पल उतार के नहीं दिए तो मैं चप्पल पहनूंगा कैसे। अनदर सेज इट इज अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट नॉट अ लैक ऑफ मनी। अब जो दूसरा बच्चा होता है ना, जैसे बहुत सारे 4-5 बच्चे होते हैं, तो जो दूसरा वाला बच्चा होता है वो ये कहता है कि मैडम हमारे यहाँ पर चप्पल नहीं पहनने का एक रिवाज है, ठीक है, ऐसा मत समझो कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास चप्पल नहीं पहनते हम क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ठीक। उसके बाद में ऑथर रियलाइजेस दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज टू हाइड देयर परपेचुअल पॉवर्टी, यानी कि ऑथर ये बात कहती है कि उसको समझ में आ जाता है ऑथर को कि ये सब सिर्फ अपनी जो गरीबी है उसको छुपाने का एक बहाना बना रही है। कोई कह रहा है कि मेरा ये ट्रेडिशन है, कोई कह रहा है कि उसकी मम्मी ने शेल्फ से नहीं उतारी है, लेकिन ऑथर को ये बात पता चल जाती है कि जो हमेशा से चली आ रही गरीबी है उसकी वजह से ये लोग नंगे पैर घूमते हैं। फॉर द एल्डर्स गार्बेज इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी कि बड़े लोगों के लिए जो गार्बेज है यानी कि कूड़ा बीनने का काम है, वो उनके लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, यानी कि उनकी रोजी रोटी है। लेकिन ऑथर ये बात बताती है बट फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, यानी कि बच्चों के लिए ये एक जादू से भरा बोझ है, यानी कि बहुत ही वंडर से भरी हुई चीज है। ऐसा क्यों है? क्योंकि समटाइम्स दे फाइंड अ 10 रुपी नोट और अ सिल्वर कॉइन विच कीप्स देयर होप अलाइव, यानी कि कभी कभी बच्चे उस गार्बेज में सब
चीज़ें ढूँढते हैं, तो कभी उन्हें ₹10 का नोट मिलता है, कभी उन्हें चाँदी का सिक्का मिलता है। तो ये बात ऑथर बताती है कि माँ-बाप के लिए तो गार्बेज का मतलब ये है कि रोज़ी-रोटी चलती है उनकी, लेकिन बच्चों के लिए वो वंडर से भरा हुआ है। उसके बाद में ऑथर यहाँ पर बताती है सीमापुरी की कंडीशन के बारे में कि वहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं। तो देखो, सीमापुरी इज़ अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, यानी कि सीमापुरी एक ऐसी जगह है जो दिल्ली के बॉर्डर पर है। येट मेटाफोरिकली माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन वो अगर देखा जाए तो वहाँ से बहुत मील दूर है, यानी कि जैसी फैसिलिटीज दिल्ली में होनी चाहिए वैसी कोई भी फैसिलिटीज सीमापुरी के लोगों के पास है ही नहीं। ऐसा लगेगा कि दिल्ली से बहुत मीलों दूर है ये। ठीक, इट इज अ वाइल्डरनेस वेयर नियर 10,000 रैक पिकर्स हैव लिव्ड सिंस 1971 इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड। अब आप खुद ही देखो, 10,000 से ज्यादा रैक पिकर्स रह रहे हैं एक जगह पर। ठीक है, और उनके घर है जो मिट्टी के बने हुए हैं, विद रूफ्स ऑफ टीन एंड तारपोलिन, यानी कि जो उनके घर है वो उसके टीन के और कच्चे मिट्टी के बने हुए हैं। देयर इज नो सीवेज, सीमापुरी में सीवेज नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, नालियां नहीं है, वहां साफ पानी की कोई सुविधा नहीं है, ड्रेनेज की कोई सुविधा नहीं है। ये वाली चीज ऑथर यहाँ पर बताती है, और तभी वो बोलते हैं कि दिल्ली के फेरी फेरी पर तो है, यानी कि किनारे पर तो है, पर लेकिन वहां से बहुत ज्यादा दूर है। दिल्ली जैसी कोई फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। जो लोग वहां पर रहते हैं, दे हैव नो आइडेंटिटी एक्सेप्ट रेशन कार्ड्स, यानी कि जो लोग सीमापुरी में रहते हैं, तो ऑथर ये बात बता रही है कि उनके पास में कोई भी आइडेंटिटी नहीं है सिवाय राशन कार्ड के। अब उस राशन कार्ड की मदद से क्या होता है आपको पता होगा, राशन कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो सरकार द्वारा दिया जाता है, और इस कार्ड की मदद से जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं तो उनको फ्री में, और मतलब कुछ कम पैसे में आप मान सकते हो, अनाज वगैरह मिल जाता है। ठीक है, तो ऑथर ये बात आगे बताती है कि उनके पास में सिर्फ राशन कार्ड है, दैट गेट देम ग्रेन बिकॉज फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एनी आइडेंटिटी। यानी कि ऑथर ये कहते हैं उनके पास में कोई आइडेंटिटी ही नहीं है सिवाय राशन कार्ड के, और राशन कार्ड से उन्हें अनाज मिल जाता है, क्योंकि जीने के लिए पहचान से ज्यादा जरूरी खाना होता है। ये बात ऑथर यहाँ पर बता रही है कि इसके अलावा उनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट्स है, ना वो कभी डिमांड करते हैं। उसके बाद में कहानी जब आगे बढ़ती है तो ऑथर बताती है साहिब की आगे की जिंदगी के बारे में। साहिब लॉसेस हिज फ्रीडम एट द टी स्टॉल। अब क्या होता है, साहिब की लाइफ में एक चेंज हो जाता है। विंटर कम्स एंड द ऑथर सीज साहिब स्टैंडिंग नियर अ फेंस्ड गेट ऑफ अ क्लब, यानी कि जैसे ठंड आती है तो ऑथर देखती है कि साहिब एक क्लब के गेट के पास खड़ा होकर टेनिस का खेल देख रहा है, यानी कि वो टेनिस का मैच देख रहा है जहां पर दो यंग मैन टेनिस खेल रहे हैं। साहिब लव्स द गेम एंड गोज इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड। अब साहिब ये बात ऑथर को बताता है कि जब कोई नहीं होता है तो वो अंदर चला जाता है, व्हेन नो वन इज अराउंड ही गोज इनसाइड बिकॉज द गेट कीपर, जो वहां का गेट कीपर होता है ना, वो अलाउ कर देता है उसको कि वो वहां पर यूज करे स्विंग को, यानी कि वो वहां पर झूला झूल सके, तो ऐसा गेट कीपर उसको अलाउ कर देता है। लेटर ऑथर फाइंड साहिब वर्किंग एट अ टी स्टॉल। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में ऑथर ये देखती है कि जो साहिब है वो एक चाय की दुकान पर काम कर रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, ही इज पेड 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स, यानी कि साहिब को चाय की दुकान पर काम करने के 800 रुपये मिलते हैं और तीनों वक्त का खाना मिलता है। ही कैरीज अ हैवी स्टील कैनिस्टर विच फील्स हैवियर देन हिज प्लास्टिक रैक पिकिंग बैग। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ऑथर बताती है, ये इंपॉर्टेंट भी है, वैसे क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि ऑथर ने जो चाय की उसकी कैनिस्टर रहती है, यानी कि जो चाय की केतली रहती है, उसको भारी बता दिया है उसके रैक पिकिंग बैग से। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, हिज केयर फ्री लुक इज गॉन बिकॉज ही इज नाउ अ सर्वेंट अंडर द टी स्टॉल ऑनर। यानी कि जो ऑथर है वो टी कैनिस्टर को, यानी कि चाय के डब्बे को ज्यादा भारी इसलिए बताती है क्योंकि साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा है, उसके चेहरे से बेफिक्री गायब हो गई है, क्योंकि अब वो चाय वाले का नौकर बन चुका है। पहले जब वो रैग पिकिंग का काम करता था तो अपनी मन मर्जी का मालिक था, उसको किसी की बात सुननी नहीं पड़ती थी, लेकिन अब उसके चेहरे से साफ साफ ये बात पता चल जाती है कि अब वो बेचारा किसी और के कहने पर चलता है और उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए ऑथर ये बात कहती है कि उसका चाय का कनस्तर ज्यादा भारी लगता है। अब यहाँ पर ये वाली स्टोरी जो हमारा पहला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है।
अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को समझेंगे लॉस्ट स्प्रिंग के। पहला वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, आई वांट टू ड्राइव अ कार, यानी कि मुकेश की लाइफ से रिलेटेड ये वाला पार्ट है। ठीक, इसमें जो फिरोजाबाद के बेंगल मेकर्स हैं उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है, उसको समझो अच्छे से। देखो, in Firozabad, the center of India's glass blowing industry, every other family is engaged in making bangles। यानी कि फिरोजाबाद इंडिया की कांच की चूड़ियां बनाने का सबसे बड़ा सेंटर है, यानी कि यहाँ पर जो कांच की चूड़ियां हैं वो बनाई जाती हैं और ये सबसे बड़ा सेंटर है। वहाँ हर दूसरा परिवार इसी काम में लगा हुआ है। हर कोई फैमिली सिर्फ चूड़ियां यानी कि बैंगल्स बनाने का काम करती है। Mukesh dares to dream differently and says, I will be a motor mechanic। अब मुकेश जो है सबसे अलग सपना देखता है और बोलता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। द ऑथर विजिट्स हिज होम थ्रू स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। अब यहाँ से आप उसके घर को समझ सकते हो कि किस तरीके से ऑथर ने एक्सप्लेन किया है, कि जो ऑथर है वो बता रही है कि रास्ते बहुत ज्यादा बदबूदार थे और कचरे से भरे हुए थे, फुल ऑफ गार्बेज। मुकेश मुकेश हाउस इज अ हाफ बिल्ट शेक वेयर हिज एल्डर ब्रदर्स वाइफ इज कुकिंग। अब जब मुकेश के घर पे ऑथर पहुंचती है तो वो देखती है कि मुकेश का घर एक आधा बना कच्चा मकान है, जहां उसके बड़े भाई की जो वाइफ है यानी कि जो मुकेश की भाभी होती है वो खाना बना रही होती है। उसके बाद में ऑथर हमें ये बात बताती है कि मुकेश फादर इज अ पुअर old Bengal maker who failed to renovate his house और send his two sons to school। यानी कि मुकेश के पापा जो होते हैं वो बहुत गरीब चूड़ी बनाने वाले हैं, जो ना तो मकान ठीक करवा पाए, रेनोवेट करवा पाए और ना बच्चों को स्कूल भेज पाए। He could only teach them the art of making bangles। वो उन्हें सिर्फ चूड़ी बनाना सिखा सके, यानी कि सिर्फ उनको एक ही काम सिखा सके कि वो चूड़ी बना सके। ओवर 20,000 चिल्ड्रन वर्क इलीगली इन ग्लास फर्नेसेस। फिर ऑथर ये बात बताती है कि वहाँ 20,000 से ज्यादा मासूम बच्चे इलीगल तरीके से यानी कि गैर कानूनी तरीके से कांच की भट्टियों के पास बहुत हाई टेम्परेचर में विद हाई टेम्परेचर्स में बैठते हैं, इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। और वहां पर जो बच्चे जब बैठते हैं तो वहां ना तो कोई हवा है ना कोई रोशनी है और वहां पर बहुत ज्यादा देर तक काम करते हैं। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज बिफोर बिकमिंग एडल्ट्स। और उधर ये बात बताती है कि वहाँ के बच्चे ऐसी खराब कंडीशन में काम करते हैं कि जहाँ लाइट नहीं है, हवा नहीं है और बड़े होने से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी छिन जाती है इसकी वजह से। ठीक है, अब उसके बाद में जो ऑथर है वो वहां पर फिरोजाबाद में और भी बहुत सारे लोगों से मिलती है, तो वहां पर ये बात होती है कर्म के बारे में। ठीक है, और ऑथर हमें सविता नाम की एक लड़की के बारे में बताती है। तो देखो, ऑथर बोलती है कि मुकेश ग्रैंडमदर बिलीव्स इन कार्मिक डेस्टिनी, यानी कि मुकेश की दादी जो है वो कर्म यानी कि भाग्य पर विश्वास करती है, कर्म धर्म पर विश्वास करती है। शी सेज कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन। यानी कि वो ये बात बताती है कि भगवान के दिए इस खानदान के जो पेशे हैं क्या उसको कभी बदला जा सकता है, यानी कि जो भगवान ने तुम्हारी किस्मत में लिखकर भेजा है कि तुम चूड़ी बनाओगे तो क्या उसको बदला जा सकता है। दे बिलीव दे आर बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स एंड मस्ट सफर दिस फेट। तो वो ये बात कहती है, जो मुकेश की दादी होती है उनका मानना ये है कि चूड़ी बनाने वाले की जाति में जो आदमी पैदा हुआ है तो वो यही भोगेगा। ठीक है, यानी कि वो चूड़ी ही बनाएगा, वो इधर उधर कोई काम नहीं करेगा क्योंकि उसके कर्म में ही लिखा है चूड़ी बनाना, ऐसी बात उसकी दादी कहती है। द ऑथर देन सीज सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस सिटिंग नेक्स्ट टू एन एल्डरली वुमेन सोल्जरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। यानी कि ऑथर आगे बताती है कि एक लड़की जो सविता नाम की है वो वहां पर गरीब बुढ़िया के पास बैठकर कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है और कांच के टुकड़ों को जोड़कर वो क्या कर रही है, वो वहां पर चूड़ियां बना रही है। ठीक है, उसके बाद में ऑथर बोलती है कि शी मैकेनिकली मूव्स हर हैंड विदाउट नोइंग द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी इज मेकिंग। यानी कि उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे हैं, पर उस सविता नाम की लड़की को पता नहीं है कि चूड़ियों की क्या पवित्रता है, क्या सैंक्टिटी है। दीज बैंगल्स सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग और ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। यानी कि
जो ये चूड़ियाँ हैं, ये हिंदुस्तानी औरत के सुहाग का प्रतीक है। ये तो आप सबको ही पता है कि जो शादीशुदा महिलाएँ होती हैं, उनके हाथ में चूड़ियाँ या उनकी पवित्रता को दिखाती है, ठीक है? और ये उनके सुहाग को रिप्रेजेंट करती है। द ओल्ड वुमन नेक्स्ट टू हर स्टिल वियर्स बैंगल्स बट हैज़ नो लाइट इन हर आईज़ एंड सेज शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। फिर ऑथर बताती है कि उसके पास में एक बुढ़िया बैठी थी जिसके हाथ में चूड़ी तो है पर उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, यानी कि उसने पूरी लाइफ बैठकर चूड़ियां बनाई थी जिसकी वजह से उसकी आंखों पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो गया। अब उस वो देख नहीं सकती है और वो रोती है कि उसने पूरी जिंदगी में कभी भी एक वक्त का पेट भर खाना भी नहीं खाया, ठीक है? ये बात वहां की गरीबी को दिखाती है कि वो बोल रही है कि उसने कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाया है, ठीक। अब उसके बाद में ऑथर जो होती है वो वहाँ एक विशेष सर्कल को एक्सप्लेन करती है, यानी कि एक जो चक्रव्यूह सा होता है ना उसको एक्सप्लेन करती है। व्हेन द ऑथर सजेस्ट द यंग मैन टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, यानी कि ऑथर सभी को जो वहाँ नौजवान होते हैं उनको कहती है कि तुम लोग तो अभी जवान हो, तुम एक कोऑपरेटिव यानी कि समिति क्यों नहीं बना लेते? तो वो कहते हैं दे एक्सप्लेन दैट इफ दे डू दे आर होल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। यानी कि वो लोग कहते हैं कि अगर वो समिति बना भी लेंगे तो क्या होगा, पुलिस उन लोगों को पकड़ लेगी, पीटेगी और गैर कानूनी काम करने के नाम पर जेल में भी डाल देगी। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनका कोई लीडर नहीं है। द ऑथर सीज टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स हेयर, वन इज द फैमिली ट्रैप्ड इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी एंड द कास्ट स्टिग्मा, the other is a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen and the keepers of law। अब यहाँ पर जो ऑथर हैं उनके सामने पिक्चर पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि यहाँ की दुनिया के दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं। वो क्या है? एक तो है वो लोग जो गरीबी में फंसे हुए हैं और कर्म को ही सर्वोपरि मान रहे हैं कि उनका जन्म छोटे परिवार में हुआ है तो इसलिए वो बेंगल ही बनाएंगे। दूसरी तरफ है मिडलमैन और कुछ बड़े-बड़े व्यापारी जो मिलकर उन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और उन लोगों को गरीबी से बाहर नहीं आने दे रहे हैं। टुगेदर दे इम्पोज अ हेवी बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, क्रशिंग हिज स्पिरिट बिफोर ही कैन इवन थिंक। ये लाइन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये बात बता रही है ऑथर कि ये सब मिलकर बचपन पर इतना बड़ा बोझ डाल देते हैं कि बच्चे की जो सोचने की शक्ति होती है वो ही खत्म हो जाती है। बच्चा सोचने से पहले ही हार मान लेता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये बात बता रखी है कि जितने मिडलमैन होते हैं, जितने यहाँ पर साहूकार होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, वो बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि बच्चा मतलब सोचने से पहले ही, कुछ चीज़ करने से पहले ही अपने हथियार डाल देता है और खुद को उनके सामने फँसा हुआ समझकर पहले ही हार मान लेता है। ठीक है? ये बात ऑथर यहाँ पर बता रही है और इसकी वजह से दोबारा वो लोग गरीबी में फँस जाते हैं और लगातार गरीबी ऐसे ही चलती रहती है। उसके बाद में ऑथर ये बात कहती है, डिस्पाइट द डार्कनेस द ऑथर फील्स अ फ्लैश ऑफ जॉय व्हेन शी लुक्स एट मुकेश बिकॉज़ हिज आईज आर फुल ऑफ डिटर्मिनेशन। ऑथर को इतनी सब बातें होने के बाद भी, इतना अंधेरे के बीच में भी बहुत ज़्यादा खुशी तब होती है जब वो मुकेश की तरफ देखती है, क्योंकि उसकी आँखों में एक उम्मीद है और पक्का इरादा है, वो डिटरमाइंड है। वो बोलता है कि वो बड़ा होकर मोटर मैकेनिक बनेगा। वो रिपीट करता है, ही रिपीट्स, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, यानी कि वो कह रहा है कि वह बड़ा होकर मोटर मैकेनिक बनेगा। आई विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो ये बात कह रहा है कि वो गैरेज जाएगा और सीखेगा। द गैरेज इज फार फ्रॉम हिज हाउस, जो गैरेज है वो उसके घर से बहुत ज्यादा दूर है। बट ही सेज आई विल वॉक, वो बोलता है कि मैं तो जाऊंगा और वहां पर सीखूंगा। द ऑथर आस्क हिम इफ ही ऑल्सो ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग एन एयरप्लेन। अब ऑथर बोलती है कि क्या तुम्हारा मन हवाई जहाज उड़ाने का भी है? जैसे तुम्हारा मन मोटर मैकेनिक बनने का है, तो क्या तुम सोचते हो कि तुम हवाई जहाज भी उड़ाओगे? तो मुकेश सडनली गोज साइलेंट, लुक्स एट द ग्राउंड एंड विस्पर्स नो, यानी कि मुकेश अचानक शांत हो जाता है और जमीन की तरफ देखता हुआ और धीमे से कहता है कि नहीं, कि मुझे ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं एयरप्लेन उड़ाऊं। ही इज कंटेंट विद द कार्स ही सीज मूविंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन एज वेरी फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। अब उसके बाद में ऑथर ये बात कहती हैं कि वो उन्हीं गाड़ियों यानी कार से खुश है जो उसके शहर की सड़कों पर चलती है,
क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम प्लेन्स उड़ते हैं। ही रिमेन्स रियलिस्टिक येट ब्रेव। वो हवाई किले नहीं बनाता, यानी कि हवा में कोई बात नहीं करता। अपने इरादे उसने पक्के करे हुए हैं और इसी के साथ में ऑथर को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो वो तो अपने लिए डिटरमाइंड है कि वो ज़िंदगी में कुछ करेगा। यहाँ पर हमारी दोनों स्टोरीज़ यानी दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के। पहला वाला था समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जिसमें हमने साहिब आलम की लाइफ से जुड़े हुए कुछ किस्सों को समझा, साथ ही साथ में सीमापुरी के लोग किस तरीके से रहते हैं उसको समझा। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा पार्ट था आई वांट टू ड्राइव अ कार, जिसमें फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स की लाइफ को समझाया गया है। यहाँ पर दोनों पार्ट्स हो गए कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पर हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके लिंक दिए गए हैं जिनसे आप जुड़ सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप स्टूडेंट सपोर्ट नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और कोई भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ में ये टेलीग्राम चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हो, और किसी भी तरीके के अगर आपको पीडीएफ वगैरह क्वेश्चन पेपर वगैरह डाउनलोड करने हो तो आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जुड़े रहिए एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।